अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिना एक्सप्लेन। आपने ये बताना है कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिना क्या होता है और इसकी वजाहत हम करेंगे कि ये क्यों होता है। ओके, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का हम डायरेक्टली जो है वो आंसर जो है वो लिखेंगे। ओके, आंसर। ओके, सो हमें पता है बाय जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमिना means a process in which magnetic north pole is transformed into magnetic south pole and vice versa। मतलब कि हमने जो डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो बेसिकली जोग्राफिकल साउथ पोल होता है। इसी तरह जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना जो है बेसिकली ये है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो चूँकि मूव करती है तो वो उसके अंदर मोल्टन आयरन मौजूद है। उस मोल्टन आयरन की मोशन की वजह से कुछ अरसे बाद या 1000 ऑफ ईयर्स के बाद ये जो इसकी डायरेक्शन है मोल्टन आयरन की, जो अभी डायरेक्शन है इससे रिवर्स हो जाएगी। और जैसे ही इसकी डायरेक्शन जो है वो ये नेचुरली होगा और जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स होगी तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाएगा और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी रीज़न है। ओके, हम इसके रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पे। we know that हमें इस बात का पता है magnetism of earth is due to motion of आयरन, या इसको लिख लें मोल्टन आयरन कोर। ओके, आफ्टर 1000 of years this molten iron will reverse its direction naturally।
ओके, सो ये जो मोल्टन आयरन कोर की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है अभी, ये हज़ारों सालों के बाद एन मुमकिन है कुदरती तौर पर ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले, चेंज कर ले। अगर ये चेंज कर लेगा तो मैग्नेटिक पोल जो हैं वो भी अपनी जो लोकेशंस हैं उनको चेंज कर लेंगे, यानी कि वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना। तो मैं थोड़ा साइड पे हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई द अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स जोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के दो एक्सिस हमने ड्रॉ किए थे। द वन वाज द जोग्राफिकल एक्सिस एंड द अदर वाज मैग्नेटिक एक्सिस। तो पूछा यह जा रहा है कि वाई, ऐसा क्यों है कि जो अर्थ है वो अपने जोग्राफिकल एक्सिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो इसकी हमने रीज़न जो है वो बतानी है, अभी वो हम बताते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका हम अभी आंसर लिखेंगे। ओके, सो the earth spin about its geographical axis due to conservation of angular momentum and the next thing is that symmetry and protection from external talks। पहले मैं ये बता देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी भी जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी होती है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है। यानी ऐसी बॉडी जो कि रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी ये टेंडेंसी होती है, उसकी ये कोशिश होती है, उसकी ये मतलब बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट होती है कि वो अपनी रोटेशनल मोशन को मेंटेन करे उसी एक फिक्स एक्सिस के दौरान अलोंग। तो एक ही एक्सिस के अलोंग अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और अपनी रोटेशनल मोशन को जो है वो मैनेज कर रही है, तो इसे हम उसका एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। नंबर टू सिमिट्री, कायनात में जो है वो सिमिट्री मौजूद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सिमिट्री को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक लगाएं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इसी तरह से आप इसके पाइल्स खड़े करें तो आप देखेंगे कि आपको एक पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो उस पैटर्न को बेसिकली क्या कहते हैं, सिमिट्री कहते हैं। एक्सटर्नल टॉक्स, तो एक्सटर्नल टॉक कहते हैं कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अ फोर्स, कि हम किसी बॉडी में अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे टॉक कहते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल टॉक से मतलब कि अगर हमारी ज़मीन में कोई टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो वो एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन होगी। तो उससे बचने के लिए नेचुरली ज़मीन जो है अपना एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो है वो अपने जोग्राफिकल एक्सिस की तरफ क्या करती है, उसके अलॉन्ग क्या करती है, मूव करती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो आपने अभी देखा कि हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस of earth
of Earth are fixed, while magnetic axis have an ability to change its orientation. Yes. तो आपने देखा कि अभी हमने जियोमैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेना जो है उसको हमने देखा है, और उसमें हमने यही बात की है कि जो हमारा जो जियोमैग्नेटिक एक्सिस है वो बेसिकली अपनी ओरिएंटेशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। वो ऑलरेडी जो है वो 11.3 डिक्लिनेशन पे मौजूद है, तो इस वजह से उसके अलॉन्ग जो है वो हमारी ज़मीन स्पिन नहीं करती, क्योंकि उसके अलॉन्ग जो है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर था। आप इसको नोट कर लें अब। ओके, तो आई होप सो कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, why the Earth's geographical and magnetic axes are not coincident? Explain। जी, अर्थ के जो जोग्राफिकल एक्सिस हैं और अर्थ के जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं ये आपस में कोइंसाइड क्यों नहीं करते? बेसिकली रीज़न तो वही है जो हमने अभी पढ़ी है, तो हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम लिखेंगे the geographical and magnetic axes are not coincide due to fixed nature of geographical axis and magnetic axis is at declination of about 11.3 due to movement of molten iron in the outer core of Earth. आउटर कोर ऑफ अर्थ। जी, तो इसकी रीज़न ये है कि जो जोग्राफिकल एक्सिस है वो फिक्स्ड है एज़ कंपेयर टू जो हमारा दूसरा मैग्नेटिक एक्सिस है उसके निस्बत, और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो 11.3 डिग्री यानी टिल्टेड है एज़ कंपेयर टू द जोग्राफिकल एक्सिस। और ये टिल्टेड है, और ये किस वजह से टिल्टेड है? ड्यू टू मोशन ऑफ मोल्टन आयरन इन द कोर ऑफ द अर्थ। तो इस वजह से ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते। ऑल्दो ये ज़रूर होगा कि इसमें जो डिक्लिनेशन है ये आने वाले वक्त के साथ मज़ीद इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ नहीं करेगा। तो हो सकता है कि कभी
हज़ारों लाखों करोड़ों साल के बाद ये कभी कंसाइड करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो आई होप सो कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। आप नोट कर लें। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हमने इसको बड़ी डिटेल से स्टडी किया था, लेकिन आज हम दोनों को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है। ओके, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं आंसर। ओके, सो हमारे पास हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हमारे पास हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम अपने डिफरेंसेस जो हैं वो नोट कर लें। ओके, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, सो नंबर 1, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं, दे आर weakly attracted by magnets. Okay, so नंबर 2 है, ओके, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका जो पॉइंट नंबर 1 है, दैट इज they are strongly attracted by magnets. तो जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स होते हैं, जबकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। ओके, magnetic domains are partially aligned. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं वो पार्शली जो हैं वो क्या होती हैं, अलाइंड होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे magnetic domains are completely aligned. ओके, तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो है ये वीकली अलाइन, मतलब कि पार्शली, मतलब कुछ अलाइन होती हैं, कुछ अलाइन मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये कम्प्लीटली तौर पर क्या हो जाती हैं, अलाइंड हो जाती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम 3 की तरफ चलते हैं। ओके,
यस, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। above a certain temperature, these substances are converted into diamagnetic substances. अगर हम टेम्परेचर को एक ख़ास लेवल से बढ़ाएं तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं ये डायामैग्नेटिक में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, और उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। बट यहाँ मेंशन नहीं था तो मैंने भी इसको मेंशन नहीं किया। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 है, above a certain temperature, these substances are converted into paramagnetic substances. फाइन। तो वो अगर उनके लिए हम टेम्परेचर को कुछ हद तक बढ़ाएं तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर इसमें हम क्यूरी टेम्परेचर बेसिकली उसको कहते हैं CURIE, उससे बढ़ाएं तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाती हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। यस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? एल्यूमिनियम, लिथियम, टंगस्टन, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हो सकती हैं 3। इसी तरह से इसकी एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। पता है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो इस तरह से हम इनके एग्जांपल्स को भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कोशिश की है इसको डिफरेंशिएट करने की, तो ये आप ज़रा नोट कर लें। तो सबसे पहले हम देखा कि वीकली अट्रैक्टेड है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, मैग्नेटिक डोमेन जो है वो पार्शली अलाइंड है, वहाँ पे कम्प्लीटली अलाइंड है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर को हम सर्टेन लेवल से बढ़ाते हैं तो ये डायामैग्नेटिक बन जाते हैं, अगर वहाँ बढ़ाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एट व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। यस, कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है और हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम देखेंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 का हम अब लिखेंगे आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का है आंसर। ओके, तो आंसर लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको डायग्राम बता दूं कि तो पहले हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने जो है वो यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ माइनस।
तो इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट जो है वो इस तरह से जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, जब करंट फ्लो करेगा तो हमने राइट हैंड जो ग्रिप रूल पढ़ा था, देखें ऐसे इस तरफ को करंट फ्लो कर रहा है, तो हम अपनी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, थंब जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, नॉर्थ पोल के बारे में। तो ये इस तरह से जो है वो फील्ड जो है वो क्या होंगी, जनरेट होंगी ऐसे। ओके, और यहाँ से जो है वो फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगी क्योंकि ये नॉर्थ पोल बनेगा। सो दिस वन इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिकम अ साउथ पोल। बाकी आपको पता है कि ऐसे भी होती हैं फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके, सो किन किन फैक्टर्स पे हम जो है वो काम करें तो हम इसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को। ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यस, तो 3 फैक्टर्स हैं। अगर हम उन 3 फैक्टर्स को इंक्रीज़ करें, नंबर वन इज़ करंट। अगर आप करंट को बढ़ाएं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग करंट द magnetic field strength increases. Strength increases. अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 2, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमें पता है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर हम इन नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड strength increases. Okay, so number 3 है, placing a ferromagnetic मटेरियल। अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है वो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करते हैं, लेट्स से आपने यहाँ पे एक पीस ऑफ आयरन को जो है वो क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है, तो ये जो पीस ऑफ आयरन है ये चूँकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा फौरी तौर पर। तो जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा तो ये भी इस इसकी जो फील्ड है उस फील्ड के अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो हम ये लिख सकते हैं बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन इन द या inside solenoid the magnetic field strength increases. Magnetic field strength increases. Okay,
तो यस, तो आप इसको नोट कर लें काइंडली। ओके, आई होप सो कि आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू सोलिनॉइड्स प्लेस्ड नियर ईच अदर फेसिंग सेम पोल्स। जी, आपने क्या करना है कि आपने दो सोलिनॉइड्स बनाने हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और ऑपोजिटली भी फेस कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में भी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है ऑलरेडी, ये देखें। तो ये मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट्स बनाए हुए हैं, ये देखिए, यस, ये देखिए। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई सोलिनॉइड जो है वो इसकी जगह बना देता हूँ, लेट्स से दिस वन, ऐसे, और इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दे दूँ तो ये वाला हिस्सा जो है इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। इस तरह से वहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, ऐसे। तो अगर यहाँ पे चूँकि मैंने जो है वो साउथ पोल बनाना है तो मुझे जो डायरेक्शन चाहिए वो इसके ऑपोजिट चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा नेगेटिव और यहाँ पे दूंगा पॉजिटिव। तो अब ये क्या होगा कि अब इसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, पहले आउटवर्ड थी, अब ये करंट की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। तो इनवर्ड होने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फाइन। तो अगर आप सेम पोल्स को सामने लेके आएंगे या डायरेक्शन जो है वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास अगेन दो ऑपोजिट पोल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो आप इस केस में भी इसी तरह सॉलिनॉइड बना के देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ और साउथ वाले पोर्शन को जो है वो आमने सामने लेके आएंगे तो उससे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये बार मैग्नेट और जो सॉलिनॉइड है वो एक जैसे बिहेव करते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सॉलिनॉइड बनाया। लेकिन आप यहाँ पे, क्योंकि डिमांड हमारी क्वेश्चन की जो है वो सॉलिनॉइड की है, तो आप यहाँ पे सॉलिनॉइड ही ड्रॉ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐसे सॉलिनॉइड ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे। फाइन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और इसमें हमने देख लिया कि किस तरह से जो है वो हम अगर सेम पोल्स को सामने लेके आते हैं या अपोजिट पोल को सामने लेके आते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। आई होप सो कि आपने इसको ग्रैस्प कर लिया होगा। सो ये आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो कम्प्लीटली हमने उसको सॉल्व कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।